Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India's obesity challenge. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to health segment. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले तो हाल फिलहाल में अपने मन की बात रेडियो प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अंदर राइजिंग ओबेसिटी इशू को डिस्कस किया. ही सेड दैट ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस. इसी कारण से तमाम बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं. उन्होंने साथ ही साथ अर्ज किया कि वी शुड कट डाउन आवर ऑयल कंजम्पशन बाय 10% ईच मंथ. अगर हम लोग स्केल ऑफ द प्रॉब्लम देखें ऑफ ओबेसिटी का एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा, तो विल फाइंड कि ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग इन इंडिया इन बोथ मेन एज वेल एज वीमेन. फॉर एग्जाम्पल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से अबाउट 20% वीमेन वेयर ओबेस्ड, बट एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 द नंबर हैज इंक्रीज टू 24. सिमिलरली फॉर मेन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में अबाउट 19% men were obese, the number has increased up to 23%. अंडर 5 एज वाले चिल्ड्रन के अंदर भी ओबेसिटी एंड ओवर वेट की केसेस बढ़ रहे हैं. फ्रॉम 2.1% टू 3.4% ओवर वेट चिल्ड्रन की संख्या हो गई है. साथ ही साथ ओबेसिटी इन अर्बन एरियाज इज जनरली हाइयर दैन रूरल ओबेसिटी. ओबेसिटी को मेजर करने के लिए जो सबसे प्राइमरी टूल इस्तेमाल किया जाता है वो है बॉडी मास इंडेक्स. If BMI, body mass index, is above 25, then a person is called overweight, and if it is above 30, then a person is called obese as per WHO's classification. अब ओबेसिटी से रिलेटेड हेल्थ रिस्क क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इट इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस. बट अगर हम डिटेल्स देखना शुरू करें तो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, डायबिटीज़, कैंसर तक हो सकता है एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो एक इंसान से दूसरे तक फैलते नहीं हैं, बट वो एक इंसान के लाइफस्टाइल को सीवियरली इम्पैक्ट कर सकते हैं. इस तरह के डिजीज को कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जॉइंट इश्यूज, आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, एंड अदर क्रोनिक कंडीशंस कैन हैपन बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटी के पीछे के कारण क्या है? इंक्रीजिंग ओबेसिटी जो भारत में देखने को मिल रहा है उसके पीछे कारण है पुअर डाइटरी हैबिट्स. आजकल हम लोग प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें हाई शुगर है या सॉल्ट कंटेंट है उनको ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. हाई कैलोरी इनटेक हम लोग कर रहे हैं विदाउट मच न्यूट्रिशन. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो इस तरह के हाई कैलोरिक इनटेक ज़्यादा करते हैं, जैसे कि चिप्स खा लिया, बिस्किट खा लिया. उनके पास न्यूट्रिशियस फूड के ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं, बिकॉज न्यूट्रिशियस फूड आर कॉस्टली एंड सेकेंड दे रिक्वायर मोर टाइम टू कुक. जबकि ये जो हाई कैलोरिक फूड होते हैं दे आर ऑन ग्रैब फूड, मतलब आप किसी भी फूड स्टोर से जाएं आराम से उसको ग्रैब कर सकते हैं. दे आर चीपर ऑल्सो, ईजिली अवेलेबल, चीपर ऑल्सो. तो जो रिलेटिवली पुअर हाउस होल्ड है, यहाँ पे मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास ना इतना टाइम है कि वो घर में खाना बनाए, हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना बनाए या बनवाए, ना ही उसके पास इतने मॉनेटरी रिसोर्स हैं कि वो हर वक्त ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए. तो उसकी डिपेंडेंसी हो गई है ऑन हाई कैलोरिक फूड्स जैसे कि मैगी, बिस्किट, चिप्स, एंड दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज्ड ओबेसिटी. उसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है हम इंडिया के अंदर, हम लोगों के बीच में ऑफिस के अंदर काम करना. और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के पीछे कारण डिजिटलाइजेशन भी है, अर्बनाइजेशन भी. अगर हमें थोड़ा खाली टाइम मिलता है तो रादर देन गोइंग फॉर अ वॉक, लोग आजकल टाइम फ़ोन पे बिता रहे हैं. द डिजिटल इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो ए रीज़न. एंड लिमिटेड रिक्रिएशनल स्पेसेस, आजकल पब्लिक पार्क्स वगैरह बचे कहाँ हैं अर्बन एरियाज में, ताकि इंसान रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर पाए. सो दैट इज़ द रीज़न वाई अर्बन एरियाज में ओबेसिटी इज़ हाइयर देन रूरल ओबेसिटी. दीज आर द फैक्टर्स लीडिंग टू high obesity overall, but in general urban areas witnessing more obesity as compared to rural areas. Initiatives to curb
ओबेसिटी इन द कंट्री। कई सारे इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने लिए हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत एक्टिव लाइफस्टाइल को इनकरेज किया जा रहा है। ईट राइट मूवमेंट स्टार्टेड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इनकरेज कर रहा है कि हम न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड खाएं और हाई कैलोरिक इनटेक को अवॉइड करें। आयुर स्वास्थ्य योजना बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मतलब होता है जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स हैं, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, तो इन सब को प्रमोट करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और आयुष ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुर स्वास्थ्य योजना, जिसके अंतर्गत ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स को प्रमोट किया जा रहा है। मेनली उसमें फोकस है योगा पे, ये वाई स्टैंड्स फॉर योगा, ताकि ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन को काउंटर किया जा सके। भारत सरकार ने स्टार्ट किया है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर with the main intention of strengthening infrastructure and bringing more human resource who are trained to promote health awareness. Look, क्योर इज द नेक्स्ट स्टेज। उससे बेहतर होगा कि हम अवेयर हों हेल्थ रिलेटेड, ताकि हम बीमार पड़े ही ना, ताकि क्योर की ज़रूरत ना पड़े। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग ओबेसिटी को अवॉइड करें अपने जीवन में। उसके लिए वी हैव टू अवॉइड सच जंक फूड विच आर फुल ऑफ ट्रांस फैट्स, एंड वी हैव टू ईट मोर एंड मोर न्यूट्रिशियस फूड। एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक्शन हाल फिलहाल में लिया गया है बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो ये है कि किसी भी कुकिंग ऑयल के अंदर 2% से ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं होना चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड, जिसको हम लोग ट्रांस फैट्स शॉर्ट में कह देते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके बारे में ज़रा देखते हैं। देखिए, नॉर्मली जो ऑयल हम लोग, या फैट्स कह सकते हैं आप, प्लांट से या वेजिटेबल से हम लोग डिराइव करते हैं, वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट मतलब उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैट्स। दे आर नेचुरली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बट इनकी प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव ए वेरी लो सेल्फ लाइफ, मतलब ये जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए अगर इनको ठीक से प्रिजर्व करके नहीं रखा गया, सो दे मे बिकम अनयूजेबल। उसको फिर हम लोग खा नहीं पाएंगे, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। देयर सेल्फ लाइफ इज लो जब तक नेचुरल फॉर्म में ये फैट्स रहते हैं या ऑयल रहते हैं डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है सैचुरेशन। मतलब और हाइड्रोजन अगर ऐड कर दें तो दिस डबल बॉन्ड ब्रेक्स अप। तो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, देखिए, ये है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कैसा रहता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, राइट। अब अगर हम हाइड्रोजन और सप्लाई करें तो दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन ब्रेक, and this can be a single bond between carbon carbon compounds in overall molecule। इस तरीके का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड ऑयल। तो पॉइंट इज कि जो ओरिजिनली डिराइव्ड फैट होता है या ओरिजिनली डिराइव्ड ऑयल होता है, वो होता है अनसैचुरेटेड, जहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लो सेल्फ लाइफ उसका कम होता है। उसको हाइड्रोजनेट कर देने से क्या होता है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। हाइड्रोजनेशन मतलब ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड इनटू सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। प्रॉब्लम विद द सैचुरेटेड फैट इज कि टेस्ट इज लॉस्ट। सेल्फ लाइफ तो बढ़ गया लेकिन टेस्ट खत्म हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो फिर जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, दे कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड फैट इनटू ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मतलब ना ही फुल्ली सैचुरेटेड है ना ही फुल्ली अनसैचुरेटेड है। कुछ उसमें सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कुछ उसमें अनसैचुरेटेड रहेंगे। इनको कहा जाता है ट्रांस फैट। दे आर सेमी सॉलिड, दे आर हैविंग हाई सेल्फ लाइफ एंड टेस्ट इज ऑल्सो रिटेन्ड। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं बीच का रास्ता है। दिस दिस इज अ काइंड ऑफ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन विच हेल्प्स इन मेकिंग ट्रांस फैट।
सो वी आर हैविंग अनसैचुरेटेड फैट, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन सप्लाई किया, नॉट अबंडेंस में बट लिमिटेड अमाउंट में अगर हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ ट्रांस फैट या पार्शियल हाइड्रोजनेशन. दिस ट्रांस फैट retains the taste, it is also having high shelf life, सेमी सॉलिड होगा, ना ही पूरी तरह से लिक्विड होगा लाइक अनसैचुरेटेड फैट, ना ही वो पूरी तरीके से सॉलिड होगा लाइक सैचुरेटेड फैट. द प्रॉब्लम विद ट्रांस फैट इज दैट इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ. It increases low density cholesterol in our body and thus has obesity and risk of heart attack associated with it. ये जितने भी फूड बनते हैं जिनको हम लोग इन जनरल जंक फूड कहते हैं, all of them use trans fats, butter and dalda used to make these deep fried items are made up of trans fats mainly. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओबेसिटी राइजिंग इन इंडिया, इसके ऊपर एक जेनरिक सा प्रश्न है, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, स्पेशली व्हेन वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओबेसिटी कि कितना बढ़ रहा है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो मैंने आज पूरा आंसर लिख करके नहीं दिया है, बस हिंट्स दिए हैं ताकि आपके पास तो पूरा कंटेंट है ही. सो ट्राई दिस आंसर ऑन योर ओन रादर देन रीडिंग द हिंट्स. आप कंटेंट देख करके, जो पहले हमने कंटेंट डिस्कस किया उसके बेसिस पे इस आंसर को आप लिखने की कोशिश करें. Next is about end of 40 years of old Kurdish insurgency. This topic is important for my syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं कि कुर्द लोग हैं कौन से. These are ethnic people mainly live in Turkey. टर्की के साउथ ईस्ट रीजन में यहाँ पे रहते हैं. उसके अलावा सम ऑफ देम लिव इन सीरिया एंड इराक रीजन विच इज़ इन बॉर्डर ऑफ टर्की. तो ये एरिया में कुर्दिश लोग रहते हैं. अगर बात की जाए कुर्द लोगों की तो टर्की का लगभग 15% पॉपुलेशन जो है वो कुर्दिश एथनिसिटी को बिलोंग करता है. दीज कुर्दिश हैव बीन वेजिंग अ इंटरनल और अ सिविल वॉर इनसाइड टर्की in order to retain or in order to attain a separate country for themselves, जिसका वो नाम रखना चाहते हैं कुर्दिस्तान, सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री आउट ऑफ टर्की. लगभग 40 साल पहले इन्होंने ये इंसर्जेंसी स्टार्ट की, मेनली टर्की के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर इनकी संख्या टर्की में ही है, थोड़ा बहुत ये लोग सीरिया और इराक में भी हैं. तो ये लोग टर्की, सीरिया और इराक का ये रीजन मिला करके एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे, कुर्दिस्तान. उसके लिए इन्होंने एक अलग से फाइटिंग ग्रुप भी बनाई है जिसका नाम है PKK. तो आप कह सकते हैं PKK इज अ कुर्द आर्मी ट्राइंग टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट कंट्री कुर्दिस्तान. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका अप्रोच थोड़ा मॉडरेट हो गया है. Recently, they were seen changing their stand कि rather than going for an independent country, Kurdistan, they would be looking forward to have an autonomous region for Kurdish people within Turkey. बट ये जो इंसर्जेंसी है, आर्म्ड स्ट्रगल है, पिछले 40 सालों से चल रहा था. इनके फाउंडर PKK के फाउंडर अब्दुल्ला ओकलान was captured by Turkey in 1999 and since then he is in prison only. अभी हाल फिलहाल में अब्दुल्ला ओकलान ने PKK के जो मिलिटेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया फ्रॉम जेल ओनली कि दे शुड गिव अप आर्म और उनको पीस प्रोसेस ज्वाइन करना चाहिए, उनको नेगोशिएट करना चाहिए टर्की गवर्नमेंट के साथ. एंड ऑन हिज address, on his request, now PKK militants have given up their arms and now a ceasefire has been declared in Turkey. इससे होगा क्या कि जो टर्किश प्रेसिडेंट है रेसेप ताइयप अर्डोगन, उनका रीजनल इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ जाएगा. एक उसके पीछे कारण था, कुछ दिनों पहले उनके जो बिटर एनिमी रहे हैं, एडवर्सरी रहे हैं सीरिया के अंदर, बशर अल असद, हिज रेजिम हैज़ फॉलन. दैट ऑलरेडी हैज़ एडेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयप अर्डोगन. एंड नाउ टर्की के अंदर जो एक इंसर्जेंट ग्रुप था PKK, नाउ दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू अ पीस अंडरस्टैंडिंग विद टर्की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेसेप तैयप अर्डोगन. ये भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है. रीजन बीइंग Erdogan is known for anti-India stand on several international forums like United Nations या
Organization of Islamic Countries, Erdogan has been consistently criticizing India for having anti-Islamic stand. वो भारत को एक एंटी इस्लामिक कंट्री की तरह प्रोजेक्ट करते रहे हैं। कहते हैं कि भारत अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज़ को हैरास करता है। इस तरीके से भारत के इमेज को वो टार्निश करने की कोशिश करते हैं ऑन सेवरल इंटरनेशनल फोरम्स। And now his influence in the region is growing. That is going to be a slight concern for India. Bashar al-Assad has already fallen, and now PKK is going into peace agreement with Turkey's administration under Erdogan. तो इस कारण से भारत के हर एक अखबारों में इसकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि टर्की स्पेशली अंडर इट्स करंट एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग क्लोजली वॉच्ड बाय इंडिया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स में आपसे पीकेके के बारे में, किस लोकेशन में है, ये मैपिंग वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं कई कबार रीजन बेस्ड या मैपिंग बेस्ड जब प्रश्न आते हैं तो please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about ghost riders in the sky. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। इसने मून के ऊपर एक लैंडर मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया जिसका नाम है ब्लू घोस्ट मिशन 1। And this successful launch has made Firefly Aerospace only second private company to land a mission on the moon, and in fact first one to land it upright मतलब बिल्कुल उसी ओरिएंटेशन में इसने लैंड किया, प्रिसाइज तरीके से जैसे इसको लैंड होना था। बहुत बार होता क्या है कि लैंडिंग टिल्टेड हो जाती है, जो इक्विपमेंट्स थे, पेलोड्स थे, वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करते थे। सो दिस इज सेकेंड प्राइवेट space agencies landing on moon and first private space agencies upright landing on moon. इस मून मिशन ब्लू घोस्ट मिशन 1 का निक नेम है घोस्ट राइडर्स इन द स्काई। घोस्ट राइडर्स इन द स्काई या ब्लू घोस्ट मिशन इज कंसिडर्ड एज अ प्रीकर्सर फॉर नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा का आर्टेमिस मिशन जो है, इट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस प्रोग्राम ऑन मून फॉर ह्यूमंस। तो आर्टेमिस प्रोग्राम 4 स्टेज में डेवलप कर रही है नासा, और उसका मेन मकसद है कि लॉन्ग टर्म स्टे ऑफ ह्यूमंस ऑन द मून को पॉसिबल कराया जा सके। इसीलिए आर्टेमिस प्रोग्राम को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रेजुअल स्टेज बाय स्टेज इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो बिफोर नासा कम्स अप विथ इस फर्स्ट आर्टेमिस लॉन्च, उसके पहले प्राइवेट स्पेस एजेंसी छोटे छोटे काम कर रहे हैं नासा के लिए। दे आर डूइंग स्मॉल इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स फॉर नासा, और उसी आर्टेमिस प्रोग्राम के प्रिकर्सर की तरह लॉन्च किया गया है इस घोस्ट राइडर मिशन को इन द स्काई बाय फायरफ्लाई एरोस्पेस। एंड ऑल सच expeditions will reduce cost of the future astronaut missions, especially Artemis program of NASA. अगर हम लोग बात करें कि पहला मिशन कौन सा था, द फर्स्ट प्राइवेट मिशन बिफोर दिस फायरफ्लाई एरोस्पेस वाज इंट्यूटिव मशीन। इंट्यूटिव मशीन नाम की कंपनी थी जिसने भेजा था एक मिशन जिसका निक नेम था ओडेसस। उसका टेक्निकल नाम था नोवा सी लैंडर। दिस वाज सेंट लास्ट ईयर इन फेब्रुवरी। तो फरवरी 2024 में गया था पहला प्राइवेट मून लैंडर मिशन, और अब फरवरी 2025 में गया है दूसरा प्राइवेट मून लैंडर मिशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मार्केट स्टम्बल ऑन ट्रम्प टैरिफ थ्रेट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। हुआ क्या है हाल फिलहाल में, जो भारत के दो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मार्केट हैं, स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन दोनों में शार्प फॉल देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है सेंसेक्स, उसमें लगभग 2% का एक ही दिन में फॉल देखने को मिला, 1400 पॉइंट्स इन वन डे। और एनएसए का इंडिकेटर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है निफ्टी 50, उसमें एक दिन में 420 पॉइंट्स डिक्लाइन देखने को मिला। निफ्टी रिसेंटली हैज फॉलन बाय अबाउट 16%। लास्ट फ्यू वीक्स यू में से 26,000 से डिक्लाइन होकर के 22,000 पे आ गया है। पॉइंट इज की द मार्केट इज सीइंग ह्यूज प्लंज इन रिसेंट टाइम्स। रिसेंट टाइम से मेरा मतलब है जब से डोनाल्ड ट्रंप हैज एज्यूम्ड प्रेसिडेंटशिप इन द यूएस,
तब से मार्केट इज विटनेसिंग प्लंज ओनली इन इंडिया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि मार्केट इज टर्निंग बियरिश इन इंडिया। देखिए, स्टॉक मार्केट बियरिश होने का मतलब होता है कि व्हेन द इंडेक्स आर डिक्लाइनिंग, यानी कि लोग जो है ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पीपल आर नॉट वेरी होपफुल, तो ऐसे मार्केट को कहा जाता है बियरिश मार्केट। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, तो ऐसे मार्केट को कहा जाता है बुलिश मार्केट। तो करेंटली आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स assumption of power in US, market is being bearish इन इंडिया मेनली। बाकी दुनिया के बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में भी यही हाल है मोटा मोटा। भारत के मार्केट्स में भी आप प्लंज लगातार देख सकते हैं, और मार्केट एक तरीके से बियरिश हो रहा है। कारण इसके पीछे सरल है। सिंस डोनाल्ड ट्रंप हैज अज्यूम्ड पावर, ही हैज पम्प्ड हाई होप्स अमंगस्ट पीपल इन द यूएस। वहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हाई होप्स उन्होंने पंप किए हैं। स्लोगन दिया है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके अलावा दुनिया के जो मेजर इकोनॉमीज हैं जैसे चाइना, उसके ऊपर टैरिफ रिलेटेड लिमिटेशंस लगा रहे हैं। तो चाइना बेस्ड जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नाउ थ्रेटेंड कि अगर वो चाइना के अंदर रह करके प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो वो प्रोडक्शन करने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, मेनली अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी हॉस्टाइल अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। तो चाइना के अंदर जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, दे आर पुलिंग आउट बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स announcement of making America great again and taking hostile economic actions against Chinese economy. Similar kind of threat has been there for India also, but अभी तक इंडिया के खिलाफ कोई बहुत tangible एंटी इकोनॉमिक स्टैंड नहीं लिया उन्होंने। बट फ्यूचर में इस तरीके के स्टैंसेस हो सकते हैं। यही कारण है कि चाइना हो या भारत हो, यहाँ से जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स है, दे आर पुलिंग आउट, एंड व्हेन दे आर पुलिंग आउट, दे आर टेकिंग अवे डॉलर विद देमसेल्फ। जब वो डॉलर लेकर के जा रहे हैं, तो भारत में रुपया भी कमजोर हो रहा है, रुपी इज डेप्रिसिएटिंग। प्लस जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पुल आउट कर रहे हैं, एफआईआई जब पुल आउट हो रहा है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर रहा है। इस कारण से पूरा का पूरा जो मार्केट सेंटिमेंट है चाइना या भारत जैसे इकोनॉमीज में, वो निगेटिव हुआ पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है अमेरिका के अंदर। और इस कारण से, और वहाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट के पीछे कारण है डोनाल्ड ट्रंप मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन। वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स कट्स दिया उन्होंने, यानी कि टैक्स कम लगाएंगे कॉर्पोरेट्स के ऊपर। सो दैट इज व्हाई दोस कॉर्पोरेट्स ऑफ अमेरिका हु हैड इन्वेस्टेड इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, दे आर पुलिंग आउट विद द होप कि परहैप्स दे विल हैव बेटर फ्यूचर इन द ट्रम्प रेजिम। जब पैसा भारत से बाहर जा रहा है एफपीआई के थ्रू, दैट इज लीडिंग टू डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द इंडियन मार्केट। अभी पैसा जब बाहर जाएगा भारत से, आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल होगा भारत से, तो उससे इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस किस लेवल पे इम्पैक्ट हो सकता है, उसी आइडिया के बेसिस पे मैंने ये प्रश्न बना करके आपको दिया है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू सेबी चीफ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेबी के बारे में जरा देख लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री, यानी कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, दोनों को ये रेगुलेट करता है। इसको 1988 में बनाया गया था थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सरकारी आदेश से बनाया गया था। इट वॉज ए नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी इन द बिगिनिंग व्हेन इट वॉज क्रिएटेड, बट फिर वो हर्षद मेहता स्कैम हुआ और बहुत इरेगुलरिटीज देखने को मिले इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो फिर सेबी को और ज़्यादा पावर्स दिए गए बाय ब्रिंगिंग अ लॉ, सेबी एक्ट इन 1992। सेबी को उसके बाद से एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, इट बिकेम ए वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन मकसद यही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इसी कारण से सेबी जो है, वो जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट से या बॉन्ड मार्केट से फंड रेज करती हैं, उनको इंश्योर कराती है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना सारा इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के सामने रखे, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी धोखा ना हो। सेबी का हेडक्वार्टर है इन मुंबई। इट्स अ काइंड ऑफ क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी मीन्स होता है लाइक, तो इट्स अ लाइक जुडिशियल बॉडी। इन फ्यू केसेज इट कैन पास जुडिशियल ऑर्डर्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट्स, लाइक जुडिशियल ऑर्डर्स, कि कॉर्पोरेट्स को जो नियम मानने हैं। क्वासी लेजिस्लेटिव मीन्स इट मेक्स मेनी रूल्स रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। करंट न्यूज सेबी से रिलेटेड यही है कि तुहिन कांता पांडे, एन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम उड़ीसा कैडर, हैज बीन appointed as 11th chairman of SEBI. He will be replacing Madhavi Puri Butch. She was the first woman SEBI chief. Now she will be replaced with TK Pandey ji. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डीपीएसपी से रिलेटेड जो मिनरवा मिल में फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, वहां था कि दोनों के बीच में, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के बीच में एक हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए। दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग।
यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है जब ये कहता है विदाउट रिक्वायरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, बट पूछा ही था विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ। अफगानी सिस्टम में पूछा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।